हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी जो है हमारे चैनल पर बिल्कुल टॉपिक वाइज एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग करवाई जा रही है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पहला चैप्टर ट्रेड का कंप्लीट किया है, जिसका नाम था चाल और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। आज इसका सेकंड चैप्टर है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार कवर कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले वन बाय वन करके यहाँ पे हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका ब्रीफ नोट यानी शार्ट नोट्स भी यहाँ पे बनाया गया है, और उसके बाद उसको कवर करेंगे। लास्ट में हमने एमसीक्यू टेस्ट भी इंक्लूड किया है, तो उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कवर करते हैं हम वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसको वन बाई वन करके देखते हैं, यहाँ पे इसके थियरी को, फिर उसके बाद इसके फार्मूले को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वर्क को देख लेते हैं। वर्क किसे कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में? ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो बल के क्रिया बिंदु का बल के दिशा में यदि विस्थापन होता है तो कार्य संपन्न माना जाता है। कहने का मीन्स है, साइंस के भाषा में यानी साइंस के लैंग्वेज में तभी कार्य संपन्न माना जाता है जब बल के दिशा में विस्थापन हो। यदि बल के दिशा में विस्थापन नहीं होगा तो कार्य संपन्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्य जो होता है यानी डब्लू आरोपित बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। ठीक है, डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस होता है। ठीक है, यानी बल गुणे विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य किस पर निर्भर करता है? कार्य दो कारकों पर निर्भर करता है। किस पर? दो कारकों पर। कौन कौन से? आरोपित बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी पर। अगला पॉइंट है, यदि इनके बीच अगर थीटा कोण बनाए, यानी कार्यरत बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण बनाया जाए तो उसके बाद कार्य क्या होगा? तो W बराबर एफ एस कास थीटा होगा। क्या होगा? W बराबर एफ एस कास थीटा होगा। और इसका कई बार इसका बीमी सूत्र पूछा है, तो पहले देख लेते हैं। कार्य क्या है? कार्य जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और इसके अगर डायमेंशन की बात करें यानी बीमी सूत्र की बात करें तो ml2t-2 होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पेन डाउन कर लें। आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में जरूर यह देखने को मिलेगा, हो सकता है बीमी सूत्र ही पूछ ले। ठीक है, तो ml2t-2। अब अगला पॉइंट है विशेष स्थिति यानी स्पेशल कंडीशन जब होता है, कब? ये थीटा जो है 0 डिग्री हो, यानी तब जाके कार्य क्या होगा? तो W बराबर एफ एस कास थीटा, वी नो दैट। तो कास जीरो का मान क्या होता है? कास जीरो का मान हम जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? W बराबर एफ एस प्राप्त होगा। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है? ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब जाके क्या होगा? तो एफ एस कास 90 यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। ठीक है, सिंपली हम जानते हैं कास 90 की वैल्यू जो होती है क्या होती है? कास 90 का मान 0 होता है। आप जानते होंगे, अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी किया जाए या कोई कितनी बड़ी संख्या हो तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो उसी प्रकार W बराबर एफ एस कास 90 अगर करेंगे तो कास 90 का मान 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर 0, यानी कार्य जो है पूरी तरह से 0 हो गया। ठीक, अब अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई विभाग में पेपर कई हुए थे, उसके बाद यहाँ से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, जो कि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन लगा दिया है। ठीक है, कैसे पूछेगा? यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद पूछेगा कार्य कैसा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आपको इस सीक्वेंस को याद करना बहुत ही जरूरी है। इस दोनों चीज़ को आप याद कर लीजिए। ठीक है, पेन डाउन करके। ठीक है, ये इस तरह से दे देगा और बोलेगा कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो एक बार देख लेते हैं। यदि थीटा का मान जो है 90 डिग्री से कम हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो और उसके बाद 0 डिग्री से अधिक हो या बराबर हो, तो उसके बाद कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन वहीं थीटा का वैल्यू जो है यदि 180 डिग्री से कम तथा बराबर हो तो उसके बाद थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसके बाद कार्य क्या होगा? कार्य जो है ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से ऐसे दे देगा इक्वेशन और उसके बाद पूछ लेगा कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसको जरूर पेन डाउन कर लें। अब अगला सेगमेंट है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर रख दिया जाए, ठीक है,
तो वस्तु को उठाने वाले बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसके कहने का सेंस यही है कि यदि कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर रख दी गई, ठीक है, मान लीजिए वस्तु पृथ्वी पर रख दी गई, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन इसी वस्तु को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है, यदि वस्तु को ऊपर ले जाएंगे तो कार्य धनात्मक होगा, यदि वस्तु को यदि वस्तु को ऊपर ले जाएंगे तो कार्य धनात्मक होगा, यदि वस्तु को नीचे ले जाएंगे तो कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब इसका जो यूनिट्स देख लेते हैं, क्योंकि जो कार्य का एसआई यूनिट्स होता है वह क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगर इसको सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक अर्घ होता है। यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। अब एक जूल क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, ठीक है, तो वह 1 मीटर विस्थापित होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है ही, ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाया गया, ठीक है, तो ये क्या करती है, केवल 1 मीटर ही विस्थापित होती है, 1 मीटर ही चलती है। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य 1 जूल होगा। तो वही कह रहा है कि 1 जूल बराबर जो है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। सिंपली हम जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन इक्वल बराबर होता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लें, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे मीटर की वैल्यू दिया है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10⁷, और केवल आपको यही याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगला सेगमेंट है, यहाँ पे पावर को हम देखते हैं। पावर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में यदि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकंड होता है। कभी कभी इसका भी मात्रक ये भी पूछ लेता है कि शक्ति का मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड के अलावा क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तथा सीजीएस पद्धति में अर्घ पर सेकंड होता है। क्या होता है, अर्घ पर सेकंड होता है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-3 होता है। क्या होता है, mL/T-3 होता है। विमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपली हम जानते हैं शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है, P=W/T होता है। क्या होता है, P=W/T। यहाँ पे हमने कार्य का विमीय सूत्र क्या देखा था हमने, कि mL/T-2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे t यानी जो समय दिया हुआ है, अब उसके बाद जब इसकी पावर 1 है, ठीक है, क्या है, पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, घात जुड़ जाएगी, क्या होगी, -1 हो जाएगी। और उसके बाद जब ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी, तो बराबर में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और -1 बराबर -3, तब जाके हो गया mL/T-3 हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप इसके कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो विमीय सूत्र इजीली आप निकाल लेते हैं, बट सभी का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्या याद करना है आपको, कि शक्ति के बराबर क्या होता है, यानी P=W/T होता है। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसी पे, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन इसी पे लगेगा। नेक्स्ट है 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 10⁻³ के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि जितना जीरो होता है उतनी पावर लिखते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, 4 जीरो है, जिसको क्या लिख देंगे, 10⁻4 लिख देंगे। ठीक है, अगर 5 जीरो रहता तो 10⁻5 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए यहाँ पे 10⁻3 लिख देते हैं। जैसे हम नहीं जानते हैं कि 100 लिखा रहता है, 100 को 10⁻2 लिख देते हैं, यानी 10 में 100 हो गया। ठीक है, जितना जीरो रहे उतनी पावर लिख देते हैं। अगला है मेगावाट क्या होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट होता है। और यहाँ से जो सिलेबस में मेंशन किया है कि जो अश्व शक्ति है उससे भी प्रश्न बनेंगे, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यही सिंपली पूछा जाएगा। 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, हो सकता है या 746 वाट ऑप्शन में दिया रहे और 745.6 भी ऑप्शन में दिया रहे, लेकिन आपको 746 वाला ही टिक करना है। ठीक है, अब अगले सेगमेंट को कवर करते हैं, जो कि है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है।
ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और इसके अतिरिक्त इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफ़ी पूछा जाता है। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक इस तरह पूछता है कि ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कौन सा है, तो उसमें यही आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब यहाँ पे केवल आपको एक ही चीज़ याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एग्जाम के रिकॉर्डिंग जो है यही जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए इसको पेन डाउन जरूर कर लें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऊर्जा को जो विभिन्न रूप हैं, यानी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं, कितने रूप हैं यहाँ पे, टोटल 10 रूप है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से केवल वही चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी जो कि एग्जाम के रिलेवेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, विंड एनर्जी, और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी और चुंबकीय एनर्जी। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम के रिलेवेंट होगा वही यहाँ पे कवर कराया जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा यह दो प्रकार की होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सी, पहली है गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। सेकंड जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि एग्जाम के रिगार्डिंग एग्जाम के सिलेबस के रिलेवेंट पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन उतना आप डेप्थ पे मत जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, भर भर के पूरा एकदम पढ़ाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर पढ़ाया जाए तो जो एग्जाम के रिलेवेंट है हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे ला रहे हैं और बेसिक थ्योरी पूरा कंप्लीट करके आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरा आपका टोटल यह चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम कवर कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, यानी अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गतिमान अवस्था के कारण होती है। यानी किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके गतिमान स्थिति के कारण होती है। और इसमें पिंड का द्रव्यमान m और इसका वेग जो है v होता है। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ऐसे दे देगा, m का किसी पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए 10 है, 10 किलोग्राम है, और वेग इसका दे दिया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से गतिज ऊर्जा पूछ लेगा तो सीधे फार्मूले पे आप पुटअप करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए फार्मूले को याद रखिए। ये गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गतिमान अवस्था के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब अगला पार्ट है, अगला सेगमेंट है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान यानी पिंड का द्रव्यमान m हो और ऊंचाई h हो तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो mgh होती है। क्या होती है, mgh होती है, जहाँ g जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब जो अगला सेगमेंट है, यहाँ पे केवल आपको एक चीज़ याद रखना है। यदि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार वायु प्रतिरोध या घर्षण की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ठीक है, केवल आपको यहीं तक याद रखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहाँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको केवल यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के रिलेवेंट ही आपको पढ़ना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वायु प्रतिरोध या घर्षण की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा दे देगा, क्या रहती है, दे देगा गतिज रहती है, नियत रहती है, अनियत रहती है। तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, सदैव नियत रहती है। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जो यांत्रिक ऊर्जा होती है सदैव नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। अगर कुल ऊर्जा पूछे, अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, न्यूमेरिकल दे दिया और उसके बाद वहाँ पे टोटल एनर्जी पूछे, सबकी वैल्यू दे के वहाँ पे टोटल एनर्जी पूछे, तो करना क्या पड़ेगा आपको, उसमें गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कुल ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक यानी कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ से एक सेगमेंट और है
कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब स्प्रिंग को खींचा अथवा विस्थापित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो होता है स्प्रिंग को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ये देखिए स्प्रिंग है। ठीक है, जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो अथवा विस्थापित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यही स्प्रिंग की ऊर्जा होती है, यही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आपको क्या करना है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको याद करना है कि ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो हाफ kx² होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका अभी हमने विस्तृत यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब इसका शार्ट नोट्स जो है एकदम शार्ट व्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसको देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपका शार्ट व्यू है। ठीक है, शार्ट व्यू में क्या होता है कि जितना आप थियरी बेसिस पढ़े हैं उसको शार्ट में आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद पूरा माइंड में पूरी तरह से सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं वह सामने आते ही माइंड क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। टू द पॉइंट यहाँ पे 1 लाइन फॉर्मेट में दिया गया। ठीक है, अगला है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं। भैया जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जब स्थिति के कारण होगा तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वही कह रहा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², जहाँ m जो है द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, v जो है वेग को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट है कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो है p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m, जहाँ संवेग p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। संवेग p इक्वल टू mv होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला सेक्शन है कि संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं यहाँ पे संवेग, बात किसकी किया, संवेग और गतिज ऊर्जा की। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है p²/2m होता है। ठीक है, और यहाँ बात किसकी कर रहा है, सीधे संवेग और गतिज ऊर्जा की, यानी संवेग और गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, ना कि इसकी। ठीक है, यानी डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 2 गुना। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे वैल्यू, तो 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया, 4 गुनी। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी। ठीक है, यार रटिए मत, ठीक है, कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे अगर हो सकता है 8 गुनी दे दे, 10 गुनी दे दे, तब तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को समझिए, रटिए मत। करना क्या है, यदि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पूछे तो सीधे लिखिए k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। अब p की वैल्यू जितना दिया, चाहे 10 गुना, 12 गुना, 8 गुना, जो भी दिया उसका वर्ग कर दीजिए, उतना गुना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट है, अगला पॉइंट है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति p इक्वल टू W/T होता है, और शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। क्या होता है, जूल पर सेकंड या वाट होता है। अगला पॉइंट है 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1000 वाट होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वाट होता है। और 1 का शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने कवर किया। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसको देख लेते हैं और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेड को ऐसे पढ़िए कि लगे ही ना कि आप ट्रेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़िए और उसके बाद सिंपल वे में पढ़िए। ठीक है,
तो जाके याद रहेगा। पहला है डायनमो। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला पॉइंट है सोलर सेल क्या करता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बहुत याद कर लिए हैं, भूल जाता है, ठीक है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं, नहीं भूलेगा। सुनिए ट्रिक क्या है। सोलर सेल, आप लोग जानते हो कि जो सोलर सेल लगाता है, सोलर सिस्टम लगा होता है, वो किससे चार्ज होता है, यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होता है। किससे, सौर ऊर्जा से। तो सोलर का संबंध सीधे किससे हो गया, सौर ऊर्जा से। और यह क्या करता है, रात में विद्युत उत्पन्न करता है। रात में क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। तो पहले क्या होता है, सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा से चार्ज होता है, उसके बाद रात में जो है विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सिंपली सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब अगला पॉइंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए माइक्रोफोन में एक वर्ड आया है फोन, ठीक है। अब फोन क्या होता है, जब फोन आता है तो वहाँ पे हमें क्या सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। और जब फोन में ज़्यादा देर तक ध्वनि करेंगे तो उसके बाद क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होने के बाद क्या करेंगे, विद्युत में लगाएंगे ताकि वह चार्ज हो जाए। तो फोन का संबंध क्या हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न होगी तो डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी तो उसे विद्युत में लगाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है मोमबत्ती। यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब सिंपली आप देखते ही होंगे मोमबत्ती जो है किससे बनाई जाती है, केमिकल प्रोसेस से बनाई जाती है, यानी रसायन से बनाई जाती है। तो यह मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, अब मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या करती है, प्रकाश देती है, ऊष्मा देती है। तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। फ्रेंड्स थोड़ा सा फनी ट्रिक है, लेकिन आपको यकीन मानना पड़ेगा कि यह अगर ये इस तरह से आप याद कर लेंगे तो उसके बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब कैसे इसको कोरिलेट करेंगे, देखिए लाउड स्पीकर क्या, जैसे लाउड स्पीकर बाहर रखा गया, ठीक है, लाउड स्पीकर बाहर रखा गया है, इसको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको चलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, विद्युत की। और जैसे ही विद्युत में लगाएंगे तुरंत जो है यार ध्वनि देना स्टार्ट कर देगा लाउड स्पीकर, ठीक है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ट्यूबलाइट क्या करता है, ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब कैसे याद करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, देखिए ट्यूबलाइट को जैसे ही विद्युत में हम लगाते हैं तुरंत जो है प्रकाश देने लगती है, क्या करती है, तुरंत प्रकाश देने लगती है। तो ट्यूबलाइट क्या करती है, माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे ही हम विद्युत में लगाते हैं प्रकाश देने लगती है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत बल्ब क्या करता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये भी कन्वर्ट करता है, जैसे ट्यूबलाइट करती है उसी प्रकार ये भी, जैसे विद्युत बल्ब को हम विद्युत में लगाते हैं तुरंत जो है प्रकाश ऊर्जा में से कन्वर्ट कर देता है। अब अगला पॉइंट है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करती है, अपकेंद्रण पर कार्य करती है, यानी अब अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है कि हवाओं में ऊर्जा होती है, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में यह पूछा गया है कि हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हवा चलती है ना, चलने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी चलने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। हवाओं में ऊर्जा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा। अगला पॉइंट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। घर्षण जहाँ अधिक होगा वहाँ चलने में आसानी होती है, लेकिन जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ हम चल ही नहीं सकते। जैसे बर्फ पर घर्षण कम होता है, इसी की वजह से वहाँ पे नहीं चल पाते हैं, लेकिन यहाँ रोड पे चलते हैं, यहाँ पे घर्षण अधिक होता है, इसी की वजह से चल पाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, ठीक है।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा भले हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूरी तरह से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला है ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है। ऊर्जा का बीमीय सूत्र जो होता है mL/T-2 होता है। यदि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है और उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी तब, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m होता है। अगला पॉइंट है कि किसी बंदूक से एक गोली दागी जाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। जब बंदूक पीछे की तरफ हटेगी तो गतिज ऊर्जा जो है गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, कम होगी। अगला है दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, अधिक संवेग वाली गेंद होगी, तो अधिक संवेग वाली गेंद क्या होगी, भारी होगी। अधिक संवेग वाली गेंद जो है भारी होगी। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है। यम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक उठाने में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी ½ mgr होगी। क्या होगी, ½ mgr होगी। अगला पॉइंट है कि यह एक गोला किसी नत समतल पर स्थिर अवस्था में लुढ़कना प्रारंभ करता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा एवं घूर्णन ऊर्जा दोनों में बदलेगी। किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा दोनों में बदलेगी। अगला पॉइंट है किस दिशा में यानी किस दशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है। डायरेक्ट आपको देखने को इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। किस दशा में स्थितिज ऊर्जा जो है घटती है, तो किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के अनुदिश चलाने पर, किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के अनुदिश जब चलाएंगे तो जाके स्थितिज ऊर्जा घटती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक बोल्ट के विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर इसके द्वारा ग्रहित ऊर्जा क्या होती है। इसके द्वारा ग्रहित ऊर्जा जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। शक्ति P हम जानते हैं कि P क्या होता है, W/T होता है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, mL/T-3 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहती है। दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहती है, दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहती है, दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। अगला पॉइंट है कि एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है और क्षैतिज से 45 डिग्री पर यानी 45 डिग्री पर फेंकी गई, उड़ान के दौरान जो है हाईएस्ट पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जो है E/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E/2 हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित की जाती है तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि किसी मिसाइल का पलायन वेग जो है कम वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा ऋणात्मक होगा। यानी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। अभी हमने बताया था ना, टोटल एनर्जी बराबर जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उस तरह से निकालेंगे। यदि इसका पलायन वेग कम होगा प्रक्षेपित वेग से तो क्या होगा, उसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि एक गतिमान वस्तु पर बल लगाने से उसमें मंदन उत्पन्न होता है, किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा। फ्रेंड्स इसका PDF जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आप एक भारी पुस्तक को कमरे के फर्श से उठाकर एक पुस्तक निदान में रख देते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। इस क्रिया में आपको 5 सेकंड का समय लगता है, तो आप द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा, पुस्तक के भार तथा पुस्तक के निदान की ऊंचाई पर। ठीक है,
यानी ऊंचाई जितनी अधिक होगी आपको उतना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही कार्य करना पड़ेगा। इसी की वजह से कह रहा है कि पुस्तक के भार तथा पुस्तक के निधान की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है कि समान संवेग वाली दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, इसकी गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा जो है m2 अपान m1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो संबंधे एक हो जाएगा, ठीक है। सीधे कंसेप्ट को समझिए, रटिए मत। अगला पॉइंट है किसी टक्कर में जो राशियाँ स्थिर रहती हैं वह कौन सी है? किसी टक्कर में जो राशियाँ स्थिर रहती हैं वह कौन सी है? संवेग और गतिज ऊर्जा, लेकिन ताप नहीं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कोई टक्कर होती है वहाँ पे संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों राशियाँ स्थिर होती हैं, लेकिन ताप जो है स्थिर नहीं होता है। अगला पॉइंट है दो पिंडों कि प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? जब दो पिंड जो है आपस में टकराते हैं, ठीक है, मान के चलिए दो पिंड है आपस में जब टकराते हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट है कि दो द्रव्यमान 1 किलोग्राम जो है 1 किलोग्राम व 4 किलोग्राम के समान गतिज ऊर्जा से चलते हैं तो उसके संवेग का अनुपात क्या होगा? संवेग का अनुपात जो होता है v1 अपान v2 इज इक्वल टू होता है रूट m2 अपान m1 होता है। क्या होता है? m2 अपान m1 होता है। यहाँ m2 की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ m2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और m1 की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? दो संबंधे एक हो जाएगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पे दो संबंधे एक आया है। तो आप फार्मूला याद रखिए, संवेग का अनुपात निकालना है तो उसके बाद v1 अपान v2 इज इक्वल टू रूट m2 अपान m1 होता है। अगला पॉइंट है कि स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र mL2T-2 होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है थोड़ा सा और है, उसके बाद MCQ फॉर्मेट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सब आपको बता दें कि सबसे बेस्ट कलेक्शन है और एक ही वीडियो में पूरी तरह से चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद आपको सबसे बढ़िया कलेक्शन मिल रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि समान गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रहे एक ट्रक और एक कार को समान मंदक बल लगाकर स्थिर अवस्था में लाया जाता है, तब दोनों जो है समान दूरी पर रुकेंगे, ठीक है, दोनों जो है समान दूरी पर रुकेंगे। अगला पॉइंट है कि शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो होती है वाट होती है। क्या होती है? वाट। अगला पॉइंट है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण किस में होता है? तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसको फ्रेंड्स हमने ट्रिक से कवर किया है, आप इसके अभी हमने ट्रिक से इसको कवर किया, ठीक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला पॉइंट है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि वस्तु की चाल आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। अगला पॉइंट है स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है? स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत होती है। इसको जरूर पेन डाउन कर लें, ठीक है, यह जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। जितने पॉइंट्स फ्रेंड्स हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको जरूर पेन डाउन कर लें, ठीक है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। अगला पॉइंट है कि जब कोई पिंड एक वृत्त के अनुदिश अचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। अगला पॉइंट है कि जब हम रबड़ के दो गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे पदार्थों में क्या पाई जाती है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। सिंपली आप गद्दे पर बैठे हुआ नीचे चली गई और उसके बाद फिर अपने पूर्ववत अवस्था में आ गई, तो इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होता है? 2p + p² अपान 100 होता है। क्या होता है? 100। तो किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? 44% होती है। क्या होती है? 44% होती है। अगला पॉइंट है जूल की इकाई क्या है? जूल की इकाई जो है ऊर्जा होती है। जूल की इकाई क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगला पॉइंट है कि अश्वशक्ति जो है, अश्वशक्ति का मात्रक क्या? अश्वशक्ति मात्रक है किसका? शक्ति का।
अगला पॉइंट है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसका हम सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल को भी रखा है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। कार्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि W बराबर जो Fs होता है, यानी बल और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन ही कार्य कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने थियरी सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जूल मात्रक है, यानी जूल किसका मात्रक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फ्रेंड्स इस लेक्चर को आप एकदम क्लियरली माइंड सेट करके देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो बनाया गया है और उसके बाद कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया, कंप्लीट पॉइंट को कवर किया गया, ठीक है। इसलिए वे लेक्चर को ध्यान से देखें। अगला पॉइंट है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है कि 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है, तो कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है यह अदिश राशि होती है। कार्य क्या है, सिंपली आपको ध्यान किस पर देना है, मेन क्वेश्चन के मेन लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कार्य क्या होती है, कार्य अदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध हमने क्या बताया था, p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और सीधे संवेग में संबंध बता रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, p² के, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुना कहे या 4 गुना कहे, 50 गुना कहे, कुछ भी कहे, आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गुना बोल रहा है, तो 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9, ठीक है, यानी 9 गुना हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। अगला पॉइंट है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु यानी किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके बाद गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि कार्य जो है W बल F विस्थापन x और थीटा बल एवं विस्थापन के बीच कोण हो तो उसके बाद कार्य क्या होगा, तो W बराबर FX कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। W बराबर FX कास थीटा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स यहाँ आज का सेकंड क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी गतिशील पिंड को आधा करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है चौथाई हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को हमने लिया है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि संवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अभी आपको बताया हमने कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, p²/2m होता है। लेकिन यहाँ संवेग की डायरेक्ट बात कर रहा है, संवेग की बात कर रहा है, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो चाहे 2 गुना बोले, चाहे 3 गुना बोले, चाहे 50 गुना बोले, आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 2 गुना यानी 2 दूनी 4 यानी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। वन मिनट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि यदि संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी। यदि संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। जब प्रतिशत वृद्धि पूछे तो हमें क्या करना है, 2p + p²/100। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। अब कैसे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे 2p तो 2 गुणे 20 करेंगे प्लस p² यानी 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 VCM 400
नीचे 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 40 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44। तो किसी संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी 44% की वृद्धि होगी, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेन फार्मूले को आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यदि संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। यहाँ पे पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है कि माइनस लगा देना, -2p + p² / 100 कर देना है, ठीक है, 100 कर देना है। अब कैसे इसको लगाएंगे, -20 कर देंगे, -20 + 20 400 और उसके बाद 100 से भाग देंगे, कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2p, ठीक है, यहाँ पे 2p तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 40 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 36, तो 36% की कमी हो जाएगी, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए तो द्रव्यमान स्थिर रखा जाए, संवेग कितना % बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अभी तक हमको संवेग दिया रहता था, उसके बाद वहाँ से हम निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा दे के हमें संवेग पूछा है कितना % बढ़ा दिया जाए। कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है संवेग, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए पहले 100 था, क्या था काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी और उसके बाद यह अब जो कि बढ़ के कितनी हो जा रही, 44% की वृद्धि कर रहा है। तो 44% बढ़ के कितना हो गया, 44% बढ़ के यहाँ पे 144 हो गया, कितना हो गया 144। अब बताइए ये किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, और उसके बाद यह किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, ठीक। 10 10 में 100 और 12 बढ़ी में 144 और 10 से 12 की वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हुई, 2 की, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 10 कर देंगे और 5 भी सही हम 100, ठीक है, यानी 20% यहाँ पे संवेग जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रिवर्स पूछे तो आपको ऐसे करना है, गतिज ऊर्जा 100 मान लीजिए और उसके बाद कितनी बढ़ रही है, 44 बढ़ रही, तो कितने पहुंच गई 144 पे, किसका वर्ग है 10 का, एक किसका वर्ग है 12 का, 10 से 12 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई टोटल 2 की, किस पर वृद्धि हुई 10 पर वृद्धि हुई, तो 10 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत वैल्यू निकालना इसलिए 100 से गुणा करेंगे, इसको काट देंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने कवर किया वर्क, पावर एंड एनर्जी को। फ्रेंड्स जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, न्यूमेरिकल और बेसिक थियरी जितना बन सकता था उसको हमने एक वीडियो में कवर किया। फ्रेंड्स यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।